तो इस आर्टिकल में डिस्कशन की गई है जो हाल ही में 20 नवंबर 2020 को आरबीआई के द्वारा जो नई ओनरशिप गाइडलाइंस जारी की गई थी, तो उसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन की गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो एक सपना होता है, एक जो अर्जेंसी होती है, जो लॉजिक है कि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो एक बैंक को खरीद सके। तो यहाँ पर एक नया एरा जो है यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, जिसमें यहाँ पर एक तरह का ट्रायल जो है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा यहाँ पर शुरू कर दिया गया है मॉडर्न टाइम्स में, कि आने वाले समय में पहले की तरह माहौल नहीं होगा जैसे पहले होता था। कि अभी के जो है बैंक जो है, अभी देखो बैंकिंग की जो प्रणाली है, अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो सिचुएशन उनकी ज़्यादा ख़राब है। अगर उनको कंपेयर करें प्राइवेट बैंक्स के साथ, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक, तो उनको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। उनके यहाँ पर एनपीएस जो है, उनकी यहाँ पर लंबी लिस्ट नहीं है, वो कंट्रोल मैनर में यहाँ पर काम करके चल रहे हैं और अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन बात करें भारत के सरकारी बैंकों की, तो उनकी हालत अच्छी नहीं है। ओके, तो इसीलिए सरकार क्या कर रही है, जहाँ तो उनको मर्ज करी जा रही है छोटे बैंकों को बड़े के साथ, कि सर्वाइव करते रहें। जो बैंकिंग कस्टमर्स है, अगर छोटे बैंक में कोई कस्टमर है वो खराब ना हो, ठीक है, तो बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है। जहाँ फिर जो सरकारी बैंक है, अगर वो बैंक जो है नहीं मानता मर्जर को, तो यहाँ पर उसको प्राइवेटाइज भी किया जा रहा है। तो अभी पंजाब एंड सिंध बैंक जो उसको यो प्राइवेट होगा, ओके, बहुत ही जल्दी जो है उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बैंक आने वाले समय में प्राइवेटाइज होंगे। सरकारी बैंकों की अगर बात करूँ, तो यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, तो उसके तहत यहाँ पर ये चीज़ परमिशन दे दी गई है कि कोई भी कॉरपोरेट हाउस जो है, बिजनेस हाउस है, ओके, जो यहाँ पर एक कंडीशन रखता है जितना पैसा यहाँ पर एक बैंक खोलने के लिए चाहिए, अगर उसके पास है तो वो बैंक ओपन कर सकता है। ओके, पहले इसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, उनको यहाँ पर अभी एलिमिनेट किया गया है। तो यहाँ पर जो नई गाइडलाइंस आई है उसके तहत ये यहाँ पर एक मुमकिन कदम जो है आगे बढ़ाया गया आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। तो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है, उनका नाम है शक्तिकांता दास, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर सीधी सीधी यही बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जेंटल ब्यूरोक्रेट है, यहाँ पर जो आरबीआई के गवर्नर है, ओके, तो यहाँ पर उनके हाथों में वागडोर है, तो वो यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर काम करेंगे, जो चीज़ें पहले नहीं हुई। ओके, तो यहाँ पर हिस्ट्री की बात करें इंडियन सेंट्रल बैंकर की, तो ये हमेशा प्रोटेक्शनिज्म का यह फंडा लेकर चलता रहा है कि अपनी बैंकिंग सिस्टम को यहाँ पर, अपनी जो इकोनॉमी है इसको प्रोटेक्ट करके चलना है। इसको यहाँ पर हम अपने घर के मार्केट के अंदर ही यहाँ पर सिचुएशन को ठीक करके चलते रहेंगे। तो यहाँ पर एक तरह से बात की गई कि जैसे प्रीडिसेसर्स थे, मतलब जो पुराने यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर थे, उनके हिसाब से यहाँ पर नया कदम जो है यहाँ पर रखने जा रहे हैं। ओके, हालांकि पिछले जो यहाँ पर प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने यहाँ पर दरवाजे बंद ही रखे थे बाहर की मार्केट के लिए, कि बाहर से पैसा नहीं आ सकता। ओके, तो यहाँ पर ये एक नया कदम है जो इनके द्वारा लिया जा रहा है। आगे यहाँ पर और एक प्री कंडीशन की बात कर रहे हैं कि जिसको यहाँ पर सेटिस्फाई करना होगा। अगर सही मायने में आपने अलाउ करना है कॉर्पोरेट्स को कि वो बैंक्स जो है उनको रन कर सके, तो उसके लिए हमारे पास एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। ओके, तो इसको यहाँ पर अमेंड करने की ज़रूरत है। अगर अच्छे से आपने पकड़ बनाकर चलनी है, आरबीआई ने अच्छे से कंट्रोल करके चलना है, तो इसमें अमेंड क्या करना है, इसमें यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट करो और जो सुपरविजन है ना वो आरबीआई अपने हाथ में ले, कि यहाँ पर अगर कोई कॉर्पोरेट बैंक चला रहा है तो वह क्या सही चला रहा है, जो जो यहाँ पर गाइडलाइंस थी उनको मानकर चल रहा है या अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह की मॉनिटरिंग, एक तरह की सुपरविजन जो है ना वो आरबीआई रखे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है रेगुलेशन एक्ट की अमेंडमेंट करने की बात कर रहे हैं। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा अगर ऐसा होता है, अमेंडमेंट होती है, तो आरबीआई को यहाँ पर जो है एक तरह से अथॉरिटी मिल जाएगी जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं उनको असेस करें, मेजर्स लें। ओके, और जो भी यहाँ पर कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री है, ठीक है, उनको भी यहाँ पर उनके भी मेजर्स लें। ओके, उनको भी यहाँ पर साथ में लेकर आएँ, और साथ ही साथ जो भी यहाँ पर बड़े पार्ट्स हैं ऑफ कॉन्ग्लोमरेट कमिंग अंडर आरबीआई क्लियर, मतलब कि जो बड़े ग्रुप हैं, जो बड़े समूह हैं, जो मतलब कि बड़े पैमाने पर जो बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे सबको भी जो है आरबीआई अपने दायरे में रखकर काम करेगा। अगर इस अमेंडमेंट को करते हैं तो उसका फायदा ही होगा आने वाले समय में। आरबीआई का मेन मकसद यही है कि मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर सही से टैकल करके चलना, साथ ही साथ जो बिजनेस एम्पायर खड़े हो रहे हैं इसमें किसी तरीके की धांधली ना हो, आने वाले समय में बैंकिंग प्रणाली भी जो है वो अच्छे से चले। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी अगर बात करें इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की, तो अभी इसको समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या हो अगर जो है यहाँ पर लॉ अगर जल्दी चेंज होता है, अगर हम एक्सपेक्टेशन के हम अपने हिसाब से बात करें, अगर उससे जल्दी चेंज हो जाए तो क्या हो सकता है। जैसे अगर बात करें कि बहुत सारी ऐसी लेजिस्लेशंस और भी हुई हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अलावा भी, जो कि यहाँ पर
आरबीआई को जो है यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता दिखाती रही है कि किस हिसाब से जो है हमने कॉरपोरेट्स को कंट्रोल करके चलना है, कैसे इकोनॉमी को मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पर आरबीआई कैसे रिएक्ट कर सकता है, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। तो स्टार्टिंग में पहली बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर दो आर्गुमेंट जो है वो निकल कर आ रहे हैं, जो यहाँ पर इंडिया आईएनसी है उनके द्वारा। तो इंडिया आईएनसी का मतलब होता है, जब भी हम इंडिया आईएनसी की बात करते हैं तो उसका मतलब हम फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे हैं। ओके, दो तरह के इकोनॉमी में सेक्टर होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो है जहां पर पूरा रिकॉर्ड होता है, कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ पैसा गया, कितने एम्प्लॉयज हैं, ओके, कितनी सैलरीज हैं, तो पूरा डाटा रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई भी पैसे का लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। दूसरा, एम्प्लॉयज क्या सैलरी है उनकी, ओके, और क्या उनकी जॉब सिक्योरिटी, इसके बारे में भी कोई भी जो रिपोर्ट है वो नहीं रहती है। तो इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी का हिस्सा चलता है इनफॉर्मल सेक्टर के हिसाब से चलता है। तो उसके बारे में डाटा, अच्छा डाटा ना होने की वजह से सही पॉलिसी फॉर्मेशन में भी दिक्कतें आती हैं। तो आगे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर दो बातें हैं, दो आर्गूमेंट हैं। सबसे पहले तो ये कि जो सिर्फ और सिर्फ जो कॉरपोरेट्स हैं, ठीक है, उन्हीं के पास जो कैपिटल है, जितना बैंक को चाहिए तो और बैंक को वो दें और अपना बैंक यहाँ पर शुरू कर लें। और दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो बैंक है उसको एक एंकर चाहिए, एक एंकर इन्वेस्टर चाहिए। ओके, मतलब कि जो उसको किनारा दे, एक अच्छा इन्वेस्टर हो जो मतलब एक कॉर्पोरेट रोल अदा करते हैं, तो वो वाला रोल जो है वो एंकर इन्वेस्टर अदा करे। तो यहाँ पर जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके साथ, ओके, यहाँ पर रिस्क होता है जब भी इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि बैंक में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहाँ पर एक अच्छी समझ होनी चाहिए कि बिजनेस साइकिल कैसे काम कर रहा है इकोनॉमी का। तो इसके बारे में अगर अच्छी समझ है तो यहाँ पर अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे यहाँ पर इसी को बात कर रहे हैं कि ये जो आर्गुमेंट है दूसरे वाला, ये बहुत खास है। कोई भी बैंक जो है ना यहाँ पर ये नहीं चाहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो अपना कैपिटल जो है किसी इंस्टीट्यूशनल या रिटेल इन्वेस्टर से यहाँ पर इकट्ठा कर रहा है। तो यहाँ पर हर एक बैंक को यहाँ पर कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो कैपिटल का मतलब जितना पैसा लिक्विडेशन के लिए यहाँ पर चाहिए वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी यहाँ पर पैसा इकट्ठा करते हैं बैंक। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कुछ बैंक्स ऐसे थे, प्राइवेट बैंक्स भी भारत में, जो दिवालिया हो गए, मतलब जिनकी लिक्विडिटी खत्म हो गई, कैपिटल खत्म हो गया। मतलब देखो, कोई एक बैंक स्टार्ट होता है, 600 करोड़ रुपया उसके पास था, कोई कॉर्पोरेट था जिसने बैंक शुरू किया, उसके पास था 600 करोड़ रुपया, उसने वो बांटना शुरू कर दिया लोन के रूप में, ठीक है। फिर उस बैंक में धीरे धीरे ट्रस्ट बनना शुरू हुआ है लोगों का, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर कस्टमर बने और उन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट करना शुरू किया। तो एक जो पैसे की सर्कुलेशन होनी शुरू हो गई। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि पैसा जो बांटा जाता है वो ज़्यादा बांट दिया जाता है, लेकिन जो लिक्विडिटी आती है, जो डिपॉजिट आता है बाहर से, वो बहुत कम आता है, जिसकी वजह से कई बार पैसा बाहर ज़्यादा चला जाता है। और ऑन डिमांड अगर कोई अपना पैसा निकालने जा रहा है कि मुझे पैसा अपनी सेविंग अकाउंट से निकालना है, तो बैंकों के पास कई बार पैसा ख़त्म हो जाता है। वो जितना पैसा डिमांड होता है उससे बहुत कम पैसा फिर वो निकाल कर देते हैं। फिर वो समय दे देते हैं अपने कस्टमर को कि आप जो है इतने टाइम तक आ जाइए, तब तक हम कैपिटल का अरेंज कर लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पर जिसका कैपिटल डूब जाता है वो बैंक भी डूब जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना होता है। तो यहाँ पर कोई बैंक मना नहीं करता अगर उसको अच्छा इन्वेस्टर मिलता है। तो अगर अच्छा इन्वेस्टर किसी के पास भी हो तो वो उसकी कंपनी धड़ल्ले से आगे चलती है, अगर उसको अच्छे से चलाया जाए। तो यहाँ पर देखिए, जितने भी जो स्टार्टअप्स भी भारत में चल रहे हैं, जैसे ये बाईजूस है या जोमेटो है, स्विगी है, तो यहाँ पर भी चाइना की इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़े पैमाने पर। तभी जो है यहाँ पर ये आगे बढ़ रहे हैं। तभी आप इसकी जो कमर्शियल एड्स आप देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या और माध्यम के ऊपर, तो ये तभी हो पा रहा है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, तभी ये पैसे दे पा रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, तभी ये आगे बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है। ओके, तो चाइना अगर बात करूँ तो आज ही न्यूज़ आई कि भारत सरकार ने 40 से ऊपर और चाइनीज ऐप्स को यहाँ पर बैन कर दिया है। एक और हम बैन करके चल रहे हैं, दूसरी और हम जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को हम टैकल करके चल रहे हैं। और लद्दाख का इशू भी हमने देखना है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं, जिनको कि सरकार को देख के चलना होता है। तो कोई भी फैसला अगर सरकार लेती है तो उसको ये सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। इकोनॉमी के बारे में पहले सोचना होता है कि अगर इकोनॉमी हमारी अच्छे से चल रही है तो उसको और कैसे बूम करें। और देश के बारे में भी सोचना होता है कि देश का जो यहाँ पर अखंडता है, ठीक है, वो भी यहाँ पर वो पीछे न पड़ जाए। आगे यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं उनके पास कितना पैसा है, कितने उनके पॉकेट्स जो है डीप है, कितना पैसा है उनके पास। ओके, जितना उनके पास स्टॉक है, ओके,
सो मे हैव सॉट एंड द कंपनीज मे कमांड ह्यूज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मतलब उनके पास इतना पैसा है, पैसा इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर पैसा दे सके, इन्वेस्ट कर सके एक बैंक को, ओके, उसको कैपिटलाइज कर सके। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, बट हाउ मैनी हैव फ्री कैश टू बैंक रोल ए बैंक। फ्री कैश कितनों के पास है, मतलब बड़े पैमाने पर जो करेंसी है वो कितने के पास है कि एक बैंक को जो है यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर दे। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर एंकर की ज़रूरत है, एंकर इन्वेस्टर की ज़रूरत है, ये एक तरह का ओवर स्टेटेड है। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे भारत में प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जो कि अपने शेयर होल्डिंग के इशू के ऊपर, ओके, और जो मतलब जितने भी उन्होंने अपने आपस में जो शेयर बांटे होते हैं, शेयर्स होते हैं, उस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो मतलब कि इन्होंने यहाँ पर कैपिटल जुटाया है बाय शेयर, इनके जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर होंगे उनके तहत। तो यहाँ पर इनके पास कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर भी नहीं है। तो प्रमोटर कहने का मतलब जैसे आप फॉर एग्जांपल बात करो कोटक महिंद्रा बैंक की, ओके, तो यहाँ पर महिंद्रा एक प्रमोटर है ऑलरेडी, ठीक है, एक बड़ा बिजनेसमैन है महिंद्रा, ओके, जो यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज बनाता है। तो इस तरह के प्रमोटर्स नहीं है, ओके। तो यहाँ पर मोस्टली जितने भारत में प्राइवेट बैंक्स हैं, जैसे ICICI बैंक की बात कर लो, HDFC बैंक की बात कर लो, तो इनके पास कोई बड़ा प्रमोटर नहीं है। देखिए इस चीज़ को भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए। जो भी बड़ा बिजनेस अदारा है ना, जैसे रिलायंस जियो है, अगर आप मुकेश अंबानी की बात करो तो वो प्रमोटर है, ओके, वो अपनी रिलायंस इंडस्ट्री का प्रमोटर है, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, वो पैसा जुटाता है बाय शेयर होल्डिंग, बाय इन्वेस्टिंग। तो उसके तहत जो भी यहाँ पर शेयर होल्डर पैसा यहाँ पर देते हैं तो उनको फिर बाद में रिटर्न भी मिलता है, ओके। तो रिलायंस के भी जो शेयर होल्डर्स हैं बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा है नंबर्स में। तो यहाँ पर जो मुकेश अंबानी का रोल है वो एज ए प्रमोटर है, ओके, इस बात को समझिएगा। यहाँ पर हम मालिक नहीं कह सकते उसको कि वो मालिक हैं, वो प्रमोटर है, वो सिर्फ अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल वैसे जैसे जोमेटो है, जोमेटो के जो CEO है, ओके, वो प्रमोटर है, उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो पैसा जुटा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ओके। फर्क है प्रमोटर्स और जो मालिक है, ठीक है। पूरे एसेट का मालिक नहीं होता कभी भी कोई भी प्रमोटर, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना पैसा इनिशियली उसने लगाया होता है किसी भी कंपनी में, तो उतने का मालिक वो प्रमोटर रहता है। कई बार ज़्यादा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोदरेज की बात करूँ, टाटा की बात करूँ, ओके, उसके बाद जो बिरला की बात करूं, तो इनका काफ़ी बड़ा शेयर है, अपना शेयर है, ओके। तो ये मालिक हैं, ओके, काफ़ी बड़े पैमाने पर। इनको आप मालिक भी कह सकते हो, प्रमोटर भी कह सकते हो, ओके। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो अच्छी तरह से जो बैंक ग्रो कर रहे हैं ना, अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो उनके पास कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। बहुत सारे बैंक ऐसे हैं जिनको जो किसी एंकर इन्वेस्टर की सप्लाई की वजह से, उसकी बैक की वजह से ग्रो नहीं करे हैं, वो ग्रो करे हैं अच्छी टीम की वजह से, टीम मैनेजमेंट की वजह से, अच्छी लीडरशिप की वजह से, जो कि उनके CEOs के द्वारा यहाँ पर निभाई गई, जो प्रोफेशनल टीम्स थी उनके द्वारा निभाई गई। सो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं, इनफैक्ट क्लोज एसोसिएशन ऑफ ए कॉर्पोरेट एंकर मे कास्ट ए शैडो ऑन द बैंक इफ द ग्रुप्स अदर बिजनेस कोलैप्स। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट एंकर है, कॉर्पोरेट एंकर इन्वेस्टर है, ये एक तरह का एक अच्छा एसोसिएशन उसका हो सकता है उस बैंक के साथ जो अभी दिवालिया होने वाला है, ओके, जिसकी फिजिकल सिचुएशन खराब है, कैपिटल खत्म हो गया, ठीक है, पैसे जो देने जिसकी देनदारी उसके लिए पैसे अभी जमा ही नहीं है, पैसे खत्म हो चुके हैं। तो वहां पर जो है जिसका बिजनेस कोलैप्स होने वाला है, वहां पर जो है ये एंकर इन्वेस्टर जो है, ये कॉर्पोरेट जो है यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, ओके, तो उनको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर बात करें सेंट्रल बैंक और जो कॉर्पोरेट्स हैं, तो इसमें बहुत ही पुरानी लड़ाई चलती आ रही है एक फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर। तो वो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर बैंक के लिए स्पेशल क्या है, ओके। तो यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स की बात करें तो मोस्टली इन हाउसेस ने क्या किया हुआ है कि इन्होंने अपने अपने NBFCs खोले हुए हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है वो खोली हुई हैं। तो यहाँ पर इसके तहत फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे मुथूट फाइनेंस है, तो वो इसी की एग्जांपल है, NBFC की। तो यहाँ पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज वो वाली कंपनीज होती हैं जहाँ पर जो सेंट्रल बैंक का वो इसको रेगुलेट नहीं करता, उसकी रेगुलेशन अथॉरिटी के अंतर्गत ये नहीं आती हैं, ये अपने पैमाने पर, कॉर्पोरेट के पैमाने पर ही ये काम करती हैं। और यहाँ पर भी जो है पैसा ही मुहैया करवाया जाता है किसी न किसी रूप में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की ये श्योरिटी रखते हैं, जितना पैसा देते हैं उसका कोई ना कोई कोलैटरल एसेट जो उसको भी जमा कर लेते हैं, ओके। आगे बात कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट फर्म्स की। तो एसेट मैनेजमेंट फर्म्स का भी यही काम होता है कि पैसे को, मनी को यहाँ पर मैनेज करके चलना है
ओके, जिस भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो वहां पर अगर उसको पैसे मैनेज करके किसी ना किसी तरीके से प्रोवाइड करने हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टर्स के साथ इनका टाई अप रहता है। आगे बात करें ब्रोकरेजेस की, तो ब्रोकर्स का काम होता है बेसिकली अपने क्लाइंट के लिए किसी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करना, किसी एसेट का सेल परचेज करना। ओके, तो आगे लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, तो यहाँ पर भी पैसे कमाती है कंपनियां इंश्योरेंस के नाम पर। तो यहाँ पर ये बैंकिंग प्रणाली में भी ये आ सकती थी, हालांकि ये बैंकिंग में नहीं आई। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया गया है कि यहाँ पर बैंक्स के साथ ये क्यों नहीं आती। तो उसका रीजन यहाँ पर यही बताया गया है कि जो बैंक्स है ना वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, ओके, जो कि बाकी के जो बिजनेस है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर बैंकिंग की बात करें तो पहली बात तो ये जो आरबीआई के उसके रेगुलेशन के अंतर्गत इनको काम करना होगा, जो आरबीआई की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको फॉलो करके चलना होगा। जैसे वो रेपो रेट बढ़ाएगा उस हिसाब से इनको भी जो है यहाँ पर अपनी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर देते हैं। ओके, मतलब कि जैसे जैसे डायरेक्ट करता है ना आरबीआई, तो इनको उस हिसाब से चलना होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो हमेशा रिस्क के ऊपर रहते हैं, क्योंकि अगर बैंक दिवालिया हो गया तो अगर बैंक का नुकसान हो गया तो जो जिनका पैसा था वो भी डूब जाता है। तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक्स में ये इसी चीज़ की यहाँ पर सबसे बड़ी कमी रहती है। तो अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो वहाँ पर अगर जैसी भी सिचुएशन है बैंक की, अगर बैंक में कोई चोरी होती है, कुछ भी होता है, ओके, तो कहने का मतलब है अगर फिजिकल सिचुएशन खराब होती है ना किसी बैंक की, अगर सरकारी बैंक की भी खराब होती है, सरकारी बैंक में भी किसी ना किसी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो उससे जो है यहाँ पर डिपॉजिटर जो है उनको ज़रा नुकसान नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर ज़रा नुकसान उनको होता है जो यहाँ पर मोस्टली जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, अगर वो दिवालिया हो गया, लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई तो फेस करना पड़ता है डिपॉजिटर को। जैसे यहाँ पर आगे मैं बात करूँगा येस बैंक के बारे में, तो उसमें आपको एग्जाम्पल दूंगा इसकी। तो आगे यहाँ पर जो रेगुलेटर है, तो रेगुलेटर कौन है, हमारे आरबीआई। ओके, तो यहाँ पर ये इनको चाहिए कि ये ऐसी जो भी यहाँ पर एक्सपोजर है ना बैंक खोलने के लिए, मतलब जिस तरह की भी रुकावटें आती हैं तो उनको यहाँ पर दूर करें। ओके, तो यहाँ पर जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं अलग अलग डिफरेंट ग्रुप से निकल कर आते हैं, तो यहाँ पर वो आगे बैंकिंग प्रणाली में भी वो जुड़ सकते हैं। ज़रूरत है भारत को बैंकिंग में भी अच्छे यहाँ पर कॉरपोरेट्स की। तो यहाँ पर ऐसे अरेंजमेंट्स करने के साथ साथ ही यहाँ पर जो है ना कॉर्पोरेट प्रमोटिंग की अपन बात करें, कॉर्पोरेट प्रमोटिंग ए बैंक रेजेज ए शार्पर क्वेश्चन ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि अगर ये आगे बढ़ते हैं, ओके, अगर बैंक की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन सबसे बड़ा आता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो इसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट जो है, झगड़ा जो है यहाँ पर बनना शुरू हो जाता है कि इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होगा, किसी कोई बैंक कोई इंटरेस्ट लगाता है, कोई लगाता है। ओके, तो यहाँ पर अगर कॉर्पोरेट स्पॉन्सर बैंक की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी अपनी भी बहुत सारी जो है, अगर किसी कंपनीज को यहाँ पर वो लेंड करता है, पैसा देता है, तो उसके लिए बहुत टफ हो जाता है अगर टू एनफोर्स एंड मॉनिटर ए बैन ऑन लोन्स टू सप्लायर्स। अगर बैन लग जाता है ना उसके ऊपर तो तब उसको टफ होता है, मोर डिफिकल्ट टू एनफोर्स एंड मॉनिटर ए बैन ऑन लोन्स टू सप्लायर वेंडर्स देयर एम्प्लॉइज एंड अदर बिजनेस एसोसिएट्स ऑफ द ग्रुप फर्म्स। तो यहाँ पर पैसा तो वो देगा, हो सकता है कॉर्पोरेट जो है यहाँ पर ब्याज दर भी इसको कंट्रोल करके चलते हैं। अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करो ज़्यादातर इनका ब्याज दर ज़्यादा ही होता है। ओके, अगर कंपेयर करो लगभग सेम ही है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन इनका थोड़ा ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर इस पैमाने पर भी अगर आरबीआई कोई बैन लगा दे या किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी कर दे जिससे मतलब कि जो कॉर्पोरेट्स है उनको परेशानी का अगर सामना करना पड़े, तो यहाँ पर तब भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि वो बैंकिंग प्रणाली में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो डर होता है, ओके, जो यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़े ग्रुप्स हैं जिनके पास पैसा काफ़ी है, तो यहाँ पर जो रेगुलेशन आरबीआई करती है ना, तो उसी का यहाँ पर डर रहता है। बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये बाहर ही ना निकल जाए, मतलब रेगुलेशन के दायरे से बाहर ही ना चले जाए। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जो नहीं मान सकते, मतलब जैसे रेगुलेशन जिस हिसाब से बैंक कहेगा, ठीक है, जिस हिसाब से बैंकिंग प्रणाली की रेगुलेशन आएगी तो उस हिसाब से ही काम करना है। तो इसीलिए ये मोस्टली जितने भी बड़े ग्रुप है ना, ये बैंक खोलने की बजाय एनबीएफसीज खोलने में इनको ज़्यादा फायदा यहाँ पर नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आरबीआई इनको रेगुलेट करके नहीं चलता है। तो यहाँ पर अपनी मर्जी से ये काम करते हैं, अपना पूरा हिसाब किताब देखते हैं कि कैसे हमने आगे बढ़ना है, किसी तरह का नुकसान जो है किसी भी एनबीएफसी को ना हो, तो उस हिसाब से ये अपने कदम बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अपना कैपिटल जुटाते हैं। तो बैंक में अगर बैंक में कन्वर्ट होना तो उसके लिए रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए क्राइटेरियाज बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इनको फॉलो करके चलना होता है, जैसे जैसे आरबीआई बोलता जाता है। तो आगे यहाँ पर आगे एग्जाम्पल ली गई है जो यस बैंक है। ओके, तो यहाँ पर
यस बैंक की भी यही हालत हो गई थी। यहाँ पर सिचुएशन ऐसी थी लॉकडाउन में, पैसा खत्म हो गया, जो यहाँ पर डिपॉजिटर पैसा मांगने जा रहे थे, अगर किसी ने 2 लाख की डिमांड की कि मुझे 2 लाख जो है यहाँ पर निकालना है अपना पैसा, तो उसको 50,000 रुपया दिया जा रहा था। मतलब कि कैपिटल लिक्विडिटी जो थी उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई थी यस बैंक में। तो इन्हीं सिचुएशंस को यहाँ पर सही करने के लिए सीधे सीधे बात बोली गई कि कॉर्पोरेट का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़बरदस्त है। ओके, तो कॉर्पोरेट्स को आगे लेके आना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक खोलें, ठीक है, उसमें यहाँ पर कैपिटल जो है उसकी सप्लाई रखें। ओके, तो उससे बैंकिंग प्रणाली अच्छे से चलती रहेगी। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है कि अगर बैंक में किसी ने इन्वेस्ट करना है तो वो भी 100 बार सोचता है कि अगर किसी प्रमोटर ने, किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर बैंक खोलना है, तो अगर उसमें अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी इन्वेस्टर भी 100 बार सोचेगा कि पैसा इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। कहीं कल को बैंक दिवालिया अगर हो गया तो उसका पैसा भी डूब जाएगा। तो यहाँ पर आगे एक स्टोरी बताई गई जिसमें यहाँ पर कि आरबीआई का कैसा रोल रहा है पुराने समय में। तो उसके तहत यहाँ पर बात की गई कि जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील चल रही थी, साल 2007-8 की बात है ये, तो उस समय एक यूरोपियन बैंक था जिसको कि यहाँ पर खरीद लिया गया था आइकॉनिक यूएस कंपनी के द्वारा। ओके, ये यूएस कंपनी ये कॉर्पोरेट था एक, जिसने कि यूरोपियन बैंक को खरीद लिया। तो यहाँ पर उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो इंडिया में कोई ब्रांच नहीं खोलेगा। ओके, जब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई, जो तब गवर्नर थे आरबीआई के वाई रेड्डी, तो उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बताया कि अगर कोई भी कंपनी, ओके, अगर कोई भी कंपनी भारत में कोई भी अपनी होम कंट्री में कोई भी बैंक को ऑन अगर नहीं करती है ना, तो वो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो जो है इंडिया में जो है ब्रांच खोल सके। ओके, तो यहाँ पर यूएस की कंपनी थी आइकॉनिक यूएस, बैंक उसने खरीदा यूरोपियन बैंक, ओके, यूरोप के किनारे, ठीक है, लेकिन यूएस के अंतर्गत उसका यहाँ पर कोई भी शाखा नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि भारत में वो कंपनी जो है अपनी शाखा नहीं खोल सकती। तो आगे यहाँ पर बात कर रही है कि यहाँ पर अगर बात करें ना कि अगर कोई बैंक है और जो यहाँ पर बाकी की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, जो जिसके बारे में हमने अभी बात की है, तो उसमें अगर कोई फर्क नहीं निकलता है, ओके, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पर सरकार को कि यहाँ पर जो बड़े यहाँ पर प्लेयर्स हैं उनको परमिशन दी जाए कि वो यहाँ पर बैंक खोलें। ओके, हालांकि ऐसा अभी तक हो नहीं रहा। आगे यहाँ बात करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है यहाँ पर क्यों यहाँ पर हेजिटेट कर रही है, क्यों झिझक रही है कि कोई एक बिल बनाया जाए जहाँ पर वो अलाउ करे कॉर्पोरेट्स को कि यहाँ पर कि हाँ भी वो भी बैंक जो है यहाँ पर खोल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे बेसिक रीज़न निकल कर आता है वो यही है कि प्राइवेट बैंक्स में ऐसा है कि अगर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पर जो डिपॉजिटर का पैसा है वो भी डूब जाएगा, तो वो भी जो पैसा है वो बैंक ही डकार जाएगा। ओके, समझाई। तो यहाँ पर यही रीज़न है कि भारत सरकार यहाँ पर फूक फूक कदम रखती है, ध्यान से चलती है, बेसिकली कोशिश करती है कि जो सरकारी बैंक है इनको प्रोटेक्ट करके चलें। लेकिन सरकारी बैंकों को भी हालत अभी अच्छी नहीं है, इनका भी जो आने वाले समय में जो हशर होगा वो इतना बहुत ख़राब हशर होगा इसका। ओके, तो यहाँ पर गिनती के ही बैंक रह जाएंगे सरकारी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कुछ रिकमेंडेशंस ऐसी हैं ऑन बैंक ऑनरशिप जो यहाँ पर सेंस करती हैं कि हाँ अगर किसी ने बैंक खोलना है, बैंक की ऑनरशिप रखनी है, तो उसके लिए ये फलाना क्राइटेरिया होगा। तो यहाँ पर जितनी भी बड़ी एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, जो बड़ी मतलब जिनका एसेट साइज काफ़ी बड़ा है, तो उनको यहाँ पर बैंकों में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। ओके, उनको यहाँ पर बैंकों में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर बेटर रेगुलेशन। तो यहाँ पर उनके जो प्रमोटर्स होंगे, ऐसे जो कंपनीज होंगी, ऐसे कॉर्पोरेट, उनको भी यहाँ पर अलाउ करना चाहिए कि कम से कम 26% का उनको स्टेक देना चाहिए इंस्टेड ऑफ 50%। तो यहाँ पर जितना भी यहाँ पर लेवल ऑफ ऑनरशिप यहाँ पर दिया जाएगा, ओके, दे डिजर्व फॉर हैविंग बिल्ट द बिजनेस, मतलब कि जितना बड़ा शेयर उनको दिया जाएगा उतने बड़े पैमाने पर अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रमोटर होता है वो यही चीज़ यहाँ पर देखता है कि मेरा शेयर कितना है, जितना ज़्यादा उसका शेयर होता है उतने जी जान से अपने बिजनेस को वो यहाँ पर एक्सप्लोर करने का काम करता है। बट इफ ए ग्रुप है साइजेबल इंटरेस्ट इन नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, द न्यू बैंक शुड रिफ्रेन फ्रॉम कॉर्पोरेट लैंडिंग। तो यहाँ पर अगर कोई कॉर्पोरेट ऐसा है, कोई ग्रुप ऐसा है जिसके पास यहाँ पर बहुत ही गिना चुना यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल बिजनेस में यहाँ पर इंटरेस्ट है कि कहाँ कहाँ पर वो काम करे, तो उसको यहाँ पर कॉर्पोरेट लैंडिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर कहने का मतलब अगर किसी ने रेस्टोरेंट खोलना है तो वो यहाँ पर लोन लेने आया किसी बैंक से, तो यहाँ पर किसी ने होटल खोलना है, किसी ने कोई प्रोजेक्ट बड़ा चलाना है, तो ऐसी उसको लैंडिंग नहीं करनी चाहिए। उसको अपने आप को सीमित रखना चाहिए कहाँ तक, जो रिटेल है, अगर उसके रिगार्डिंग कोई यहाँ पर लोन देना है तो वहाँ पर अमाउंट कम होती है, जो
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है वहाँ पर भी अमाउंट जो सैंक्शन होती है लोन के रूप में कम होती है। जो एग्री लोन्स हैं वहाँ पर भी कम अमाउंट होती है। तो ऐसे जो बिजनेसेस के ऊपर जो है यहाँ पर नया बैंक जो बनेगा यहाँ पर भी फोकस कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसके लिए भी भारत सरकार अलग से बैंकिंग यहाँ पर रेगुलेशन करके चलती है। तो इन फील्ड्स को भी यहाँ पर टैकल करके चलते हैं। तो यहाँ पर यही था पूरा आर्टिकल जहाँ पर बात की गई है जो ऑनरशिप गाइडलाइंस उसके बारे में, कॉरपोरेट्स का जो रोल रहेगा या जो अभी है, और जो हमारा जो सेंट्रल बैंक का जो रोल था और जो आने वाले समय में होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है हमने। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं इसी आर्टिकल को यहाँ पर। तो यहाँ पर कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके। और लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको लेक्चर जो है अच्छा लग रहा है।